ठीक है। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है, या तो जंगल में या घास स्थल में रहता है, तथा एक शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार करके मार के खा जाता है। यह मटमैले रंग का, हल्के भूरे रंग का होता है। ठीक है। एक शेर और हिरन का चित्र देखो। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार हैं? आंखें जो हैं चेहरे पर किस प्रकार हैं? क्या वो चेहरे के सामने है या साइड में है? चेहरे अगर, ये दोनों का अलग अलग मतलब होता है। हमारी आंखें बिल्कुल सामने होती हैं, ठीक है। हिरन की आंखें कैसी होती हैं? शेर से अलग होती हैं। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, नाखून लंबे होते हैं, जिन्हें वह पाद उंगलियों के अंदर छिपा सकता है। मतलब नाखून जो होते हैं वो छुपा लेता है मोड़ के, चलते टाइम, भागते टाइम, और जब शिकार करना होता है तो उसको मारता है और शिकार करता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसे जीवन यापन में सहायता करती हैं? हाँ, करती हैं। हल्का भूरा रंग उसको घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। ठीक है। तो हर जानवर की हर जो चीज है वो उसकी एक विशेषता है, उसका कारण क्या है? उसको जीवित रखने का। ठीक है। हिरन क्या होता है? हिरन की तेज गति उसको शिकार से दूर रखती है। ठीक है। अब इसको छिप के शिकार करना है और हिरन को बच के रहना है। तो दोनों अगर नहीं, इसके देखो पैर लंबे लंबे होते हैं और टांगे ये तेज भागने के लिए बनी है। और शेर क्या है? देखो छुप जाएगा घास में। ठीक है। शेर, हिरन और अन्य जंतुओं, पौधों में से बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। हम आगे करेंगे कुछ जलीय आवास। अभी तक हमने स्थलीय आवास पढ़ लिए, जंगल, घास के मैदान, ये सब पढ़े। जलीय आवास में क्या है? समुद्र। समुद्र में मछली के अनुकूलन में क्या होता है? मछली किस तरह अनुकूलित रहती है? उसका वो रेखा आकार उसका शरीर होता है जो उसको तैरने में मदद करता है। ठीक है। इसको तैरने में मदद करता है मछली को। इसके गिल्स होते हैं जिससे सांस लेता है। ऊपर हल्के हल्के जो क्या कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, परत होती है जो उसको गीला पानी में तेज चलने के लिए बना के रखती है। ठीक है। वो सब चीजें हैं जो हमने पढ़ चुके हैं पहले ही। और दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय मतलब कि इस तरह से होता है, एक रेखा में, इस तरह शरीर। जैसे इसका धारा रेखीय नहीं है। ठीक है। चार पैर नीचे हैं, फिर इधर शरीर है, इधर मुंह है, तो धार एक रेखा में नहीं है। लेकिन मछली का शरीर कैसा होता है? एक रेखा की तरह होता है, इसमें ऐसे होता है। ये शरीर हो गया, ये पूंछ हो गया, इस तरह से होता है ना मछली का शरीर। धारा रेखीय बोलते हैं इसको, जिससे वो जल में सुगमता से चल सकते हैं। ठीक है। स्क्विड और ऑक्टोपस, ये जंतु कैसे होते हैं? इन जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। आप ऑक्टोपस देखोगे धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र, उनको तैरने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, वो समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो उनका शरीर धारा रेखीय बना लेते हैं। मतलब जब वो उनको चलना होता है तो अपना शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। और जल में श्वास लेने के लिए मछलियों और उसमें क्या होता है, गिल्स होते हैं जिससे कि वो सांस लेते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। डॉल्फिन में गिल्स नहीं होते हैं, व्हेल्स में भी गिल्स नहीं होते हैं। इनके सिर पर नास द्वार होता है, मतलब नाक जैसा बना होता है, अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं ये। ठीक है। तो ये पानी में सांस नहीं लेते, पानी से ऊपर आके सांस लेते हैं फिर नीचे चले जाते हैं पानी में। ठीक है। पानी से ऊपर जाते हैं, सांस लेते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। इनके क्योंकि नाक होती है, गिल्स नहीं होते। जिसके गिल्स होते हैं वो पानी के अंदर रहता है, सांस ले सकता है हवा में, पानी में से हवा ऑक्सीजन ले सकता है। लेकिन जो डॉल्फिन है और व्हेल मछली है, इनके नाक होते हैं, नाक द्वार होते हैं। वे जल में लंबे समय तक बिना श्वास के लिए रह सकते हैं, लेकिन उन्हें समय समय पर समुद्री सतह पर आके श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते रहते हैं वो। ठीक है। और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु भर लेते हैं और फिर अंदर चल जाते हैं। ठीक है। इस तरह से ये करते हैं। उसके बाद क्या है? तालाब और झील, ये भी एक तरह से जलीय आवास होता है। क्या आपने तालाब, झील, नदी, नालों में पौधों को उगे देखा है? इसमें पौधे उगते हैं। यदि संभव हो तो सीमावर्ती किसी तालाब में जाओ और देखो कैसे पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां कैसे होती हैं। क्या वैसे ही होते हैं जैसे जमीन पे पेड़ पौधे होते हैं? ठीक है। तो ये देखो, ये पौधे हैं, इनकी इसकी देखो जड़ भी नहीं गई जमीन तक, और ये जड़ गई है लेकिन ये ऊपर नहीं आया है। और ये पूरा प्रॉपर पौधा बना हुआ है जड़ के साथ साथ। ठीक है। तो पौधे अलग अलग तरह से होते हैं। ठीक है। कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं। ये प्लवन कर रहा है। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न है, ये पूरी तरह से जलमग्न है।
और ये प्लवन कर रहा है, मतलब तैर रहा है, ये पौधा तैरने वाला पौधा है, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरी तरह से जिसकी जड़ें जो है जमीन तक पहुंच गई हैं और ये बाहर निकला हुआ है। लेकिन कुछ होते हैं जलमग्न रहते हैं, 3-4 तरह के पौधे होते हैं इसमें से ठीक है। कुछ पौधों की जड़ें जलाशय, यानी जो जमीन, जो आपने जल देखा, तालाब देखा, उसमें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है, इनकी जड़ें स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों की जड़ मिट्टी से जल और खनिज लेती थी ना, लेकिन जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि उनको पानी के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता ना, पानी में तो है ही है वो, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है, और छोटी क्यों होती है इनका आकार, पौधों की जड़ें, पौधों में जड़ें आकार में क्यों छोटी होती है, क्योंकि उनको पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। क्यों छोटी होती है जड़ें, क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता जमीन के नीचे से नहीं है, उनको पानी मिल जा रहा है वैसे ही, ठीक है। जमीन से जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, खनिज ले रहा है खाली, ये जमीन से खनिज ले रहा है, इसको जमीन में भी नहीं जाना पड़ रहा खनिज लेने के लिए, इसको पानी से खनिज मिल जा रहा है। पानी में तो खनिज लवण घुला होता है, तो उसी से ले रहा है, ठीक है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है, ठीक है। जो जिनकी जड़ें जमीन में तक पहुंच जाती है पानी में, उनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि फूल पत्तियां जल की सतह पर प्लवन करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। जो तना होगा वो जल की सतह तक आएगा, ठीक है, और बाकी चीजें तैरती रहेंगी, पत्तियां, फूल पत्तियां। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब तो पता ही होगा तुमको, सब अलग से क्या पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट हो। कुछ जलीय पौधे पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं, ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। अब पत्तियां भी होंगी तो जले में उगेंगी, ठीक है। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी और पतले रिबन की तरह होती हैं, ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं, जिधर जल जाता है उधर घूमती रहती है, अपना टूटती उठती नहीं है, ठीक है। इनको क्षति नहीं पहुंचती जल से, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेंढक, जो जल में पाए जाने वाला जंतु है मेंढक, आमतौर पर तालाब में पाया जाता है। यह तालाब के जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं। पश्चपाद मतलब क्या होता है, पश्चपाद मतलब क्या होता है, पश्च मतलब पीछा, पीछे वाला, और पाद मतलब पैर। तो पीछे वाले जो पैर होते हैं लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं, जिनसे वो छलांग लगाता है, शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं, ठीक है। ये अनुकूलन है इसका, मेंढक इसी तरह अनुकूलित हुआ है, ठीक है। इसके पश्चपाद में, पीछे वाले पैर में जाल युक्त पाद उंगलियां होती हैं, जाल की तरह बना होता है, उंगलियां जो होती हैं इस तरह से होती है, जाल की तरह बनी होती है, ठीक है। और बहुत लंबे लंबे पैर होते हैं इसके, जो तैरने में सहायता करती हैं। अब यही उंगलियां, पीछे वाले पैर की उंगलियां तैरने में भी सहायता करती हैं इसको। पीछे वाले पैर इतने इंपॉर्टेंट है इसके लिए, चलने में, कूदने में और तैरने में, तीनों में सहायता कर रहे हैं। हमने केवल कुछ ही जंतुओं पर चर्चा की है, जबकि बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं अलग अलग आवास में, ठीक है। कक्षा 7 में हमने देखा था, पत्तियों का एल्बम देख चुके थे हम, ठीक है। ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब आगे देखते हैं हमारे आसपास के जीव क्या हैं। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की और अनेक पौधे और जंतुओं पर चर्चा की, ठीक है। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों और जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव में से कौन कौन से उदाहरण हैं। अब आपको पता है सजीव के में से कौन कौन से उदाहरण हैं, सजीव और निर्जीव पता है ना आपको, कौन सजीव है कौन निर्जीव है, कैसे पता लगेगा, पता ही चल जाएगा तो, ठीक है। जैसे कुर्सी, मेज, दीवार, ये सब निर्जीव है, ठीक है। अब ये कहानी है, एडवर्ड लियर ने कंप्लीट नॉनसेंस एक कविता लिखी थी, वही है ये। वह फालतू कहानी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब चीजें। जो चीजें, हाँ, मतलब मनुष्य, कुत्ता, जानवर, चीजें सब क्या है, सजीव हैं, ठीक है। हमें कैसे पता लगता है कि कोई वस्तु सजीव है, कभी कभी ये निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते और कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर हम कहते हैं कार निर्जीव है लेकिन वो चल सकती है। तो अगर कोई चीज चल सकता है तो इसलिए सजीव और निर्जीव कैसे हो सकता है, फिर भी हम उन्हें, कार को क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। पौधे और जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहा, तो क्या बादल भी सजीव हैं? अगर बोलोगे कि नहीं, जो चल फिर सकता है वो सजीव है, तो कार चल सकती है, बस चलती है, लेकिन वो सजीव नहीं है। पौधा नहीं चलता लेकिन फिर भी सजीव है।
अगर बोलो कि वृद्धि करता है सजीव और निर्जीव वृद्धि नहीं करता, तो बादल तो वृद्धि करता है ना, बादल का आकार बढ़ता रहता है, तो क्या वो सजीव है? नहीं, वो सजीव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कैसे पता लगेगा कि सजीव है कि नहीं है? आखिरकार हम निर्जीव और सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, आ गया है, तो क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीव से अलग करते हैं उन्हें? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है खुद। आप में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तु से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक उठाओ और लिखो उसमें। ठीक है, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? ठीक है, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? लिखा गया है। अध्याय 1 और 2 में हमने जाना था कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक, मतलब एकदम जरूरी है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे पर डिपेंड होते हैं या फिर अन्य जंतुओं पर डिपेंड होते हैं। तो भोजन जो है वो सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, और सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला है कि भोजन, सजीव जो होता है भोजन करता है और उसके लिए आवश्यक है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 साल पुराना कुर्ता आपको अभी तक ठीक से आता है? ठीक है, आपको छोटा हो जाएगा क्योंकि आप बड़े हो गए, इन्हें आप अब और नहीं पहन सकते। क्यों? ऐसा नहीं है क्योंकि इन वर्षों में आप लंबे हो गए हो, आपको इसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन आपके हर समय वृद्धि हो रही है। कुछ वर्ष के पश्चात आप वयस्क हो जाओगे, क्योंकि 6ठी क्लास की किताब है इसलिए बच्चों के लिए लिखा गया है। कुछ वर्ष के बाद आप वयस्क हो जाओगे। जंतुओं के बच्चे वृद्धि में वयस्क हो जाते हैं। क्या आपने देखा कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं, मुर्गी का चूजा निकल जाता है, ये सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन करो, देखो कैसे वृद्धि करते हैं। पहले अंकुरन होता है, फिर पौधा बढ़ता है, फिर धीरे धीरे पेड़ बनता है, तो इस तरह से होता है। तो दूसरा क्या हो गया? वृद्धि करना। पहला था भोजन करना, दूसरा है वृद्धि करना। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तीसरा है श्वास लेना। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है और हम श्वास छोड़ते हैं, शरीर के अंदर की वायु बाहर चली जाती है, इसे श्वसन क्रिया कहते हैं। ठीक है, श्वास लेना श्वसन क्रिया का हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु के ऑक्सीजन को कुछ मात्रा में उपयोग होता है, फिर इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे हम निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सभी श्वसन करते हैं। इनमें से किसी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए, कैसे सांस ले रहा है, देखो। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमने भोजन जो खाया उससे ऊर्जा कब बनेगी? जब ऑक्सीजन जाएगा साथ में, और ऑक्सीजन के साथ वो जलेगा तभी तो ऊर्जा बनेगी। वो भोजन जरूरी है, वैसे श्वसन जरूरी है उस भोजन से ऊर्जा के लिए। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। जैसे केचुआ, केचुआ त्वचा से सांस लेता है। इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो जी, केचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है, नाक से नहीं लेता। मछली गिल से सांस लेती है, फेफड़ों से सांस ले, वो गिल से सांस लेती है, ठीक है ना, जिनकी सहायता से वो जल में घुले हुए वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है। मुख्यतः हर हर सभी पौधों का नहीं होता, कुछ कुछ पौधों का तने द्वारा भी होता है, लेकिन मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है। मुख्यतः मतलब ज्यादातर। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर देती है। ठीक है, यहाँ पे तो गलत लिख दिया है। ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती हैं। पत्तियां जो होती हैं सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती है और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत अधिक होती है। तो सही लिखा गया, सॉरी गलत नहीं है, सही है। ठीक है, मुझे ध्यान कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है ना, तो सही लिखा गया ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया इसको। पौधे जब सांस, पौधे दो तरीके से गैस आदान प्रदान करते हैं। पौधे एक तरफ सांस लेने के लिए करते हैं और एक खाना बनाने के लिए गैस लेते हैं।
ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर वाला गैस लेते हैं, उसी तरह से पौधे भी करते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और खाना बनाने के लिए CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है बहुत कम होता है, बहुत कम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है नहीं पौधे खाली ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन पौधे दोनों काम करते हैं। जब वो भोजन बना रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और जब वो श्वास ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन के उपयोग की गई मात्रा से बहुत कम होती है। निष्कासित ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, उसकी मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो पौधे के क्या करता है, पौधा जो होता है उसको गैस चाहिए होता है। गैस किस लिए चाहिए होता है, दो चीजों के लिए चाहिए होता है, भोजन बनाने के लिए और श्वसन के लिए। श्वसन मतलब सांस लेने के लिए। भोजन बनाने के क्या करता है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। ठीक है ना, CO2 लेता है और ऑक्सीजन दे देता है। और श्वसन के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 देता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस ऑक्सीजन से बहुत कम होती है। ये वाली ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है O2, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से बहुत कम होती है, मतलब सांस लेने के लिए उसको बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीजें सही है और पूछा जाएगा कि पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो तुमको कई बच्चे सोचेंगे ऑक्सीजन लेता थोड़ी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही लेता है पौधा। ठीक है, बिना ऑक्सीजन कुछ बना नहीं सकता, वो ऊर्जा नहीं मिलेगी ना पौधे को। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, मतलब उद्दीपन मतलब प्रकाश होता है ना, उद्दीपन मतलब